नमस्कार मित्रों। मैं डॉक्टर सचिन जतावर हमेशा की तरह आपके समक्ष आज एक नया विषय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। टाइप 1 डायबिटीज़ एक ऐसा विषय है जिसके बारे में डॉक्टरों के मध्य भी जागृति कम है। साधारण फिजिशियंस की ट्रेनिंग इसके मैनेजमेंट में, इसके इलाज में, इसकी तीमारदारी में नहीं होती। इसलिए इसी जागृति को बढ़ाने के लिए, इसी उद्देश्य को की पूर्ति के लिए हमने आज एक छोटी सी संगोष्ठी का आयोजन किया है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी परिप्रेक्ष्य में आज आप लोगों से भी, क्योंकि अगर डॉक्टरों से के मध्य इस बात की जागृति कम है तो स्वाभाविक बात है मरीजों के मध्य इसकी जागृति बहुत ही कम होगी। तो टाइप 1 मधुमेह, जिसके बारे में लोग कहते हैं ना कि इंसुलिन लगाने वाली डायबिटीज़ है कि गोली दवा वाली डायबिटीज़ है, तो ये टाइप 1 डायबिटीज़ क्या है? देखिए, टाइप 1 डायबिटीज़ एक रोग प्रतिरोधक क्षमता की बीमारी है। जैसा होता है ना कि ऑटो इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली जो सेल्स हैं वो जागृत हो जाते हैं पेंक्रियास नाम के ग्रंथि के बीटा सेल्स के अगेंस्ट, और वो एंटीबॉडीज बनाते हैं और ये बीटा सेल्स खत्म होने लगते हैं। देखिए, ऐसा है कि जो स्रोत है इंसुलिन का बॉडी का, वो बीटा सेल्स ही है। पेंक्रियास के जो बीटा आइलेट सेल्स इंसुलिन बनाते हैं वही हमारी शक्कर को नियंत्रित करता है। तो जब भी आप एक सामान्य तौर पे भोजन लेते हैं तो जैसे ही भोजन ग्रहण करते हैं तो शक्कर बढ़ती है खून में, और उसके साथ साथ इन बीटा सेल्स से आपका इंसुलिन भी बढ़ता है। तो ये इंसुलिन उसी पैमाने पे बढ़ता है। ये प्रकृति का चमत्कार है कि जितनी शुगर बढ़ती है उसी पैमाने पे बीटा सेल से इंसुलिन बढ़ता है और शुगर नियंत्रित हो जाता है। पर क्या होता है कि जिन मरीजों में ये बीटा सेल्स काम नहीं कर रहे हैं या लगभग 70-80% खत्म हो गए हैं, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता में एंटीबॉडीज बन गई और एंटीबॉडीज ने इनको खत्म कर दिया, तब ये स्थिति बनती है कि भोजन ग्रहण करने पे शक्कर तो बढ़ता है पर इंसुलिन उसके बराबर नहीं बढ़ता या बिल्कुल भी नहीं बढ़ता। छोटा थोड़ा बहुत अंतर रहता है, तो वो अंतर हम देखते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ में, जहाँ पे इंसुलिन या तो असर नहीं दिखाता या तो कम बनता है। पर टाइप 1 में, टाइप 2 डायबिटीज़ के बनस्पत इंसुलिन बनने की क्षमता लगभग 80-90% नहीं रहती। तो इतने कम इंसुलिन में फिर क्या होता है कि शरीर है, शरीर तो जीवित रहेगा, और शरीर का जो ऊतक है, जो करोड़ों सेल्स का समूह है शरीर, तो उनका भोजन है ग्लूकोज। अगर उन्हें ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो वो क्या करेंगे? वो दूसरा भोजन लेंगे। दूसरा भोजन क्या उपलब्ध होता है? उत्को में दूसरा भोजन उपलब्ध होता है वसा, फैट के तौर पे। तो जब मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट, मतलब ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म कहलाएगा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, वही अगर वो फैट की तरफ चले जाएंगे तो फैट मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा, ये कीटोन्स प्रकार के एक तत्व निकलते हैं जो कि, और उसके साथ साथ खून की एसिडिटी का लेवल भी नीचे आता है, पीएच कम हो जाता है, खून एसिडिक हो जाता है, सांस भारी होने लगती है, पेट में दर्द होने लगता है, उल्टियाँ होने लगती हैं, और खून में और पेशाब में कीटोन्स बढ़ने लगते हैं। तो ये जो परिस्थिति होती है ये भयावह परिस्थिति है, जिसको हम कहते हैं डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, DKA। ये जो DKA की अवस्था है, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि टाइप 1 डायबिटीज़ के जो बच्चे हम हिंदुस्तान में पकड़ते हैं उसमें प्रायः 3 में से 2 बच्चे तभी पता चलता है जब वो सीरियस हालत में आईसीयू में भर्ती होते हैं। कुछ बच्चों को वेंटिलेटर में की भी आवश्यकता पड़ती है, उनकी सांस कम होने लगती है, ऑक्सीजन का सैचुरेशन कम होने लगता है, खून में पीएच उनका कम होने लगता है, एसिडोसिस होने लगती है। तो ये जो स्थिति है आगे चल के गुर्दे और बाकी सब अंगों पे बुरा असर डालती है। इसलिए ज़रूरी है कि टाइप 1 के बारे में हम जागरूक बने। अब बात आती है कि डॉक्टर साहब आप ये बताइए, टाइप 1 डायबिटीज़ क्या आनुवंशिक होती है? मैं ये कहूँगा आनुवंशिक नहीं होती, पर डायबिटीज़ होने की संभावना कुछ परिस्थितियों में टाइप 1 डायबिटीज़ होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो क्या होता है कि शोधकर्ताओं ने कुछ खास तरह के जीन सीक्वेंस देखे हैं जिनको हम HLA कहते हैं, HLA टाइपिंग कहते हैं। तो HLA DQ2, DQ8 ये विशेष प्रकार की परिस्थितियां हैं जिनमें होता है, उनमें 30-40% टाइप 1 डायबिटीज़, माने ये रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली बीमारी होने की संभावना ज़्यादा होती है। अगर 2 बच्चे हैं, दोनों जुड़वा हैं, तो दोनों में अगर एक को टाइप 1 है तो दूसरे में टाइप 1 होने की भी संभावना लगभग 30% होती है। माँ को टाइप 1 डायबिटीज़ है
अब बच्चा आ गया तो डिलीवरी भी हो गई, तो माँ का हमेशा ये कहना होता है, डॉक्टर साहब इससे भी तो नहीं हो जाएगी। तो वो संभावना लगभग 3% है। पिताजी को डायबिटीज है, तो क्या टाइप 1 डायबिटीज की बात कर रहा हूँ, तो टाइप 1 डायबिटीज है तो बच्चे को हो सकती है क्या? इसकी संभावना लगभग 5% है। अगर माँ बाप दोनों को डायबिटीज है तो क्या होगा डॉक्टर साहब? लगभग 8%। तो ये चीजें हमें मालूम होनी चाहिए। और हिंदुस्तान में हर लाख केसेस में लगभग 5 के करीब टाइप 1 डायबिटीज के केसेस हैं। तो ये नंबर संख्या बहुत कम जरूर है, पर जिस प्रकार की इस बीमारी में देख रेख की आवश्यकता है, जिस प्रकार से इस बीमारी में समस्याएं उत्पन्न होती हैं, ये एक बड़ा नंबर है और इसमें समाज में जागृति होना जरूरी है। कैसे पता चले? क्योंकि क्या होता है कि टाइप 1 डायबिटीज तो छोटी उम्र से 70 साल की उम्र तक हो सकती है, ये बिल्कुल सही है। पर प्रायः 14-15 साल के बच्चों में, प्रौढ़ावस्था में जो बच्चे आते हैं उनमें प्रायः ये उभर कर आती है, क्योंकि ऑटो इम्यून बीमारियां प्रायः उसी समय अपना जोर दिखाती हैं। तो कैसे पता चले डॉक्टर साहब हमारे बच्चे को डायबिटीज हो रही है? देखिए, टाइप 1 डायबिटीज ऐसा नहीं होता। टाइप 2 डायबिटीज धीरे धीरे शुगर बढ़ती है, लंबे समय तक उसके कोई दुष्परिणाम नहीं होते और अचानक कुछ दिनों में आप जांच करवाते हो। पर टाइप 2 डायबिटीज के मरीज 4-5-6 दिन में इनका क्लिनिकल पिक्चर आ जाता है। 4-5 दिन में बच्चे को थकान लगने लगती है, ज़्यादा प्यास लगने लगती है, ज़्यादा पेशाब आने लगता है, ज़्यादा भूख लगने लगती है, वजन कम होने लगता है, कुछ बच्चों को पेशाब के रास्ते जलन होने लगती है, कुछ लोगों की सांस भरने लगती है। तो ऐसी परिस्थिति में एक छोटी सी शक्कर की जांच ही तो करानी है। ग्लूकोमीटर से अगर आपके घर में है तो उससे जांच करके देख लीजिए, या डॉक्टर के पास ले जाके जांच करके देख लीजिए, क्योंकि कीटो एसिडोसिस से हमें बचाव मिलेगा अगर हम जल्दी इस डायग्नोसिस को बना लेंगे। तो टाइप 1 डायबिटीज का डायग्नोसिस बन गया। डायग्नोसिस के क्राइटेरिया क्या भिन्न होते हैं? नहीं, टाइप 1 डायबिटीज के भी डायग्नोसिस के क्राइटेरिया वही हैं जो टाइप 2 डायबिटीज के हैं। खाली पेट शुगर 126 या उससे ऊपर आ गया, भरे पेट शुगर 200 के ऊपर आ गया, या HbA1c 6.5 के ऊपर आ गया, ये उससे भिन्न नहीं है। तो जो टाइप 1 डायबिटीज अगर हमने डायग्नोसिस कर ली, तो अब इलाज क्या हो सकता है? हमारे समाज में इंसुलिन को लेके एक भय व्याप्त है, क्योंकि स्वाभाविक है, टीका लगाना पड़ेगा, इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। जो चीज़ टीका और इंजेक्शन से तो अब हम अभी भी डरते हैं। कई बार बच्चे हमारे क्लिनिक पे इसलिए नहीं आना चाहते कि उनको कहीं ना कहीं ऐसे भ्रम हो जाता है कि डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगा देंगे, जबकि हमारे क्लिनिक पे तो इंजेक्शन लगता ही नहीं। तो इस प्रकार का भय व्याप्त है, बड़ों में भी है, बच्चों में भी है। तो कहीं ना कहीं माँ बाप के बीच में ये रहता है कि डॉक्टर साहब चाहे कुछ भी हो जाए, इंजेक्शन नहीं लगाना है। तो ये जो हठधर्मिता है, ये टाइप 1 में जानलेवा हो जाती है। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिए, टाइप 1 डायबिटीज का एक ही इलाज है, इंसुलिन का इंजेक्शन। तो ये इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना होगा। और फिर हम शुगर कितना रखें? शुगर के पैमाने क्या अलग है? नहीं, शुगर के पैमाने भी वही हैं कि खाली पेट लगभग इलाज के दौरान 100, भरे पेट 180 के अंदर, और 3 महीने का एवरेज शुगर लगभग 7%। तो डायग्नोसिस के पैमाने, इलाज के पैमाने टाइप 1 और टाइप 2 में अलग नहीं है। पर हाँ, बीमारी का प्रकार अलग है, उसका कारण अलग है, और उसमें एक में केवल इंसुलिन ही इलाज है जो कि टाइप 1 है, और टाइप 2 में आपको गोलियां भी दी जा सकती है। तो बहुत से लोग प्रश्न पूछेंगे, डॉक्टर साहब क्या टाइप 1 के लिए गोलियां नहीं बनी है? देखिए, अभी विशेष परिस्थितियों में मैं आपको ये कह सकता हूं कि टाइप 1 डायबिटीज के लिए कुछ गोलियां विदेशों में, यूरोप में अप्रूव्ड हैं, पर वो भी बगैर इंसुलिन के नहीं। हमारे हिंदुस्तान में अभी उनका अप्रूवल नहीं है। भविष्य में हो सकता है कुछ दवाइयों को टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन का असर बढ़ाने के लिए या इंसुलिन के साथ सहूलियत बढ़ाने के लिए अप्रूव किया जाए। पर अभी वर्तमान स्थिति में अगर टाइप 1 डायबिटीज है तो आप इंसुलिन के अलावा और कोई उपाय ना ढूंढें। बात यह आती है कि क्या इतनी प्रगति हो रही है साहब, क्या इस टीके से छुटकारा नहीं मिल सकता? क्योंकि शुगर जो है टाइप 1 में कभी भी 300-400 हो जाती है, कभी भी लो हो जाती है, क्योंकि जाहिर बात है कि जिसको दिन में 3-4 बार इंसुलिन लगे, तो ऐसे मरीज में शुगर लो होने की संभावना भी अधिक रहेगी। तो शुगर लो होने के लक्षणों के बारे में डॉक्टर जब भी आपका इलाज चालू करेंगे तो आपको जागृत करेंगे कि कभी भी ठंडा पसीना, घबराहट हो, थरथराहट, कपकपी हो, बहुत तेज भूख लगे तो तुरंत मीठा खाइए, शक्कर की जांच करिए, 100 के अंदर आती है
आपको तकलीफ हो रही है तो जरूर मीठा खाइए, क्योंकि यह हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। ऐसा बार बार हो रहा है तो अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए, अपना इंसुलिन का डोज नियंत्रित करवाइए। तो टाइप 1 में और एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार लोग बोलते हैं साहब हमने इंसुलिन लगाया, अभी 3-4 दिन से हम इंसुलिन नहीं लगा रहे हैं क्योंकि हमारे घर में गमी हो गई या कोई त्यौहार आ गया या कोई उत्सव चल रहा है। तो टाइप 2 डायबिटीज में ऐसा करने पे इतना नुकसान नहीं होगा। पर टाइप 1 में अगर आपने 5-6 घंटा भी इंसुलिन नहीं लगाया, मान लीजिए सुबह 6 बजे या 7 बजे इंसुलिन लगना था, आपने 2-3 बजे तक इंसुलिन नहीं लगाया, तो ऐसा हो सकता है कि आपकी बीमारी बढ़ने लग जाए, तबीयत खराब होने लग जाए, कीटोसिस होने लग जाए और शरीर में डिहाइड्रेशन, पानी की कमी होने लग जाए। इसीलिए टाइप 1 के डायबिटीज़ के मरीज, जिस प्रकार हम खाना कभी नहीं छोड़ते, सांस लेना कभी नहीं छोड़ते, पानी पीना कभी नहीं छोड़ते, किसी भी परिस्थिति में, चाहे गमी हो, चाहे खुशी हो, चाहे उत्सव हो, चाहे त्यौहार हो, तो टाइप 1 के मरीज को ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि चाहे कोई भी परिस्थिति आए, आपको इंसुलिन नहीं छोड़ना है। पानी की मात्रा भरपूर रहनी चाहिए, शरीर में डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपको 10 लग गए, कुछ मरीज बोलते हैं डॉक्टर साहब 10 लग गए, उल्टियां हो रही थी इसलिए आज इंसुलिन नहीं लगाया, तो ये नहीं चलेगा। इसलिए मैं आपको कहता हूं, इंटरनेट खोलिए, इंटरनेट पे टाइप करिए सिक डे रूल्स, सिक डे रूल्स। तो ये जो सिक डे रूल्स है, या पढ़ेंगे, आपको आपकी भाषा में मिलेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि जब हमें उल्टी दस्त हो रहा है, बुखार आ रहा है, गले में खराश है, कोई अन्य समस्या हो रही है, तब आपको 10 से 20% डोज बढ़ाना है, घटाना नहीं है। तो टाइप 1 के मरीज में सबसे पहले हम सिखाते हैं शक्कर कम होने का तरीका, शक्कर कम होता है तो उसको कैसे नियंत्रित करना है। दूसरी बात आती है सिक डे रूल्स की। तीसरी बात आती है डाइट की, क्योंकि खान पान तो आपको मालूम होना ही चाहिए। जो अभी खान पान में, हिंदुस्तान में जो खान पान है, उसमें 90%, 80 से 90% कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आपकी दाल में है, चावल में है, गेहूं में है, सभी चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट्स हैं। प्रोटीन की मात्रा हमारे खाने में कम है और फैट लगभग बीच का है। तो इनको क्या करना चाहिए कि इनको कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करनी चाहिए। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो कि साधारण शुगर है, सिंपल शुगर है, वो कम करके कॉम्प्लेक्स शुगर, जैसे स्टार्च है, जैसे आलू है, वो चलेगा। पर आपने अगर शक्कर ही घोल के दे दी तो वो नहीं चलेगा। आपको मैदा की जगह साबुत अनाज लेना होगा। साबुत अनाज में फाइबर होता है जिससे शक्कर एकदम से नहीं बढ़ती। तो इस तरह से कार्बोहाइड्रेट कम करेंगे, प्रोटीन लगभग 20% के आसपास रखेंगे, ये 20 से 25% आप फैट रखेंगे, फैट में भी मोनोसैचुरेटेड फैट। तो पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स जो होती हैं उनकी मात्रा थोड़ी सी कम करनी होगी। सैचुरेटेड फैट की मात्रा जैसे डालडा है वो तो डेफिनेटली कम करना होगा, और रेशेदार चीज़ें, फाइबर बढ़ानी होगी। तो ये जो मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी है, ये लगभग टाइप 1 और टाइप 2 में एक जैसा है। टाइप 1 में पर खास तौर पे क्योंकि इंसुलिन लगता है, तो इंसुलिन से पहले जो खाना है उसकी मात्रा भी तय होनी चाहिए, और किस प्रकार का आप खाना ले रहे हैं। आजकल उसको काउंट करने के लिए भी एक तकनीक है, कार्ब काउंटिंग। आज हम संगोष्ठी में ये कार्ब काउंटिंग भी सिखा रहे हैं। तो जो कार्ब काउंटिंग है, इससे मरीज अपनी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा तय कर लेता है और उसके अनुरूप वो अपना इंसुलिन का डोज भी तय कर पाता है। तो इसमें भी आपके जो डायबिटिक एजुकेशन वाले सहायक हैं वो आपकी मदद करते हैं। तो डायबिटिक एजुकेशन क्या है? कभी भी हम इलाज चालू करते हैं तो हमारा जो एंसिलरी स्टाफ होता है वो डायबिटिक एजुकेशन के लिए आपको प्रेरित करता है। तो डायबिटिक एजुकेशन में क्या क्या आता है, वो आपको सिखाते हैं कि किस प्रकार भोजन लेना है, किस प्रकार नियमित व्यायाम करना है। इसके साथ साथ आपको इंजेक्शन लगाने की विधि बताई जाती है। तो इंजेक्शन लगाने की जगह तय की जाती है कि पेट में लगाएंगे, पैर में लगाएंगे, पुट्ठों पे लगेगा कि हाथ पे लगेगा। उस हिसाब से टेक्निक बताई जाती है, और ये भी बताया जाता है कि इंजेक्शन हर बार एक जगह ना लगे, इंजेक्शन की जगह बदलते रहें। जब हम इंजेक्शन की जगह बदलते रहेंगे तो इंसुलिन का एब्जॉर्प्शन भी बराबर होगा, और जब इंसुलिन की आवश्यकता है भोजन के तुरंत बाद, तभी इंसुलिन बढ़ेगा। ऐसा ना हो कि खाना पचा लिया फिर इंसुलिन बढ़े, तो क्या होगा, शक्कर लो हो जाएगी। तो ये समस्या बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए डायबिटिक एजुकेटर का बड़ा महत्व है।
बहुत से बच्चे मायूस हो जाते हैं, बहुत से बच्चों को घर परिवार का समर्थन नहीं मिल पाता, सपोर्ट नहीं मिल पाता, माँ बाप भी परेशान होने लगते हैं। उनको लगता है कि ये क्या दुर्भाग्य हो गया कि हमारे घर में ही ये बीमारी हो गई। तो उनके लिए साइकोथेरेपिस्ट की भी आवश्यकता होती है, साइकोलॉजिकल सलाह की भी आवश्यकता होती है और काउंसलिंग की भी आवश्यकता होती है। वो आपके डॉक्टर करेंगे और कुछ क्लिनिक्स पे साइकोथेरेपिस्ट भी होते हैं। तो ये जो परिस्थिति है, ये भविष्य में आगे ना बढ़े, इसमें पूरे परिवार का सहयोग चाहिए। क्या होता है कि हमारे पास जब हम पहली बार बताते हैं माँ बाप को कि आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है आपके बच्चे को और इंसुलिन लगाना पड़ेगा, तो उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। स्वाभाविक बात है, जिसके जीवन में ये समस्या आए ये होगा। पर मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको जीवन में आने वाली परिस्थितियों के अनुरूप व्यवहार अपना बनाना पड़ता है, नहीं तो परिणाम अच्छे नहीं होते। तो टाइप 1 डायबिटीज़ में भी हमें बहुत ध्यान रखना है। जब टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाए, उसके डायग्नोसिस के 3 से 5 साल के भीतर हर साल हम आंखों का पर्दा, गुर्दा और पैरों की नसें देखेंगे। टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाए तो शुरुआत में हम आपकी थायराइड की जांच करेंगे, क्योंकि ये भी रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली बीमारी है, साथ में हो सकती है। और हर 3 साल में ये टेस्ट रिपीट करेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारे बहुत से मरीजों की शक्कर बिना कारण से कम होने लगती है। इंसुलिन भी सही जा रहा है, ध्यान भी रख रहे हैं, कोई जवाब नहीं मिलता, तो देखो तो पता चलता है कि थायराइड हार्मोन की कमी हो गई। तो हम जैसे ही उसको ठीक करते हैं, ये समस्या दूर हो जाती है। कई बार कुछ लोगों को गेहूं की एलर्जी हो जाती है, जिसको कहते हैं सीलियाक डिजीज। तो ये गेहूं में भी एंटीबॉडीज बनाने की क्षमता है। इसमें एक कंपोनेंट होता है ग्लाइडिन, जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है, जिसको कहते हैं एंटी ग्लाइडिन एंटीबॉडीज, गैड एंटीबॉडीज। तो ये गैड एंटीबॉडीज बन जाती हैं बहुत बच्चों में। पॉजिटिव टेस्ट कराते हैं हम, पॉजिटिव आता है तो फिर हम एंडोस्कोपी करा के देखते हैं कि अतड़ियों में माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम संबंधित कोई परिवर्तन है क्या। जिनके इसमें परिवर्तन आता है उनको हम गेहूं रोक देते हैं। और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि गेहूं रोकने पे टाइप 1 डायबिटीज़ की शुगर बहुत अच्छे से कंट्रोल होने लगती है, शक्कर कम होने की आशंकाएं कम हो जाती है, प्रौढ़ावस्था आ जाती है जल्दी, ऊंचाई बढ़ने लगती है। तो ये सारी चीज़ें चमत्कारिक हो जाती हैं, जिन परिस्थितियों में इनके कारण रोग होने लगती है, किसी प्रकार की रुग्णता आने लगती है। इसलिए टाइप 1 डायबिटीज़ के मरीज के बहुत से परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस हैं। और फिर समाज में बहुत सारे पहलू और भी हैं। 1 या 2 दिन की तो बीमारी है नहीं, सर्दी खांसी बुखार की तरह की 4-5 दिन में चली जाए। जब ये जीवन पर्यंत रहना है तो सामाजिक द्वेष का भी सामना इन बच्चों को करना पड़ता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि इन बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ना लिखना चाहिए और अपना करियर का निर्माण करना चाहिए, पैरों पे खड़े होने का प्रयास होना चाहिए, ताकि आपके जेब में पैसे रहें और आप अपना इंसुलिन खुद खरीद पाएँ। भविष्य में और बहुत सारे नए इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे, तो वहाँ पे भी अगर आप आ, आर्थिक रूप से सक्षम रहेंगे तो आप पंप भी ले पाएंगे, एआई बेस्ड पंप ले पाएंगे, बायोनिक पैंक्रियास ले पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जब आपको पैसे के आधार पे मिलने वाली है, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसे बच्चों का करियर बनना चाहिए, खास तौर पे लड़कियों का। उनको पैरों पे खड़ा होना अति आवश्यक है, किसी भी समाज की लड़की हो। क्योंकि शादी के बाजार में, इसको मैं बाजार शब्द सही नहीं मानूंगा, पर फिर भी ऐसा है, जहाँ सेटल्ड मैरिज है वहाँ पे ये मोल भाव होता है कि लड़की तो बीमार है, इसको तो टाइप 1 डायबिटीज़ है। बहुत से पेरेंट्स का फ़ोन आता है कि आप इतनी जागृति वाले प्रोग्राम करते हैं, पर इनके शादी ब्याह और इनसे संबंधित परेशानियों के बारे में भी कुछ बताइए। क्योंकि कोई लड़की देना नहीं चाहता, या कोई लड़का शादी नहीं करना चाहता। लड़के को टाइप 1 है तो लड़कियां नहीं मिल रही, लड़की को टाइप 1 है तो कोई रिश्ता नहीं मिल रहा। तो ये समस्या एक ज्वलंत समस्या है, जिसको मैं एक सामाजिक ईवल की तरह देखता हूँ। इसके बीच लिए इसलिए ज़रूरी है कि सामाजिक संस्थाएं भी आएँ। बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, पूरे मध्य प्रदेश में भी देखेंगे तो 2,500 से 3,000 बच्चे होंगे। तो इन बच्चों के लिए अगर कोई सामाजिक संस्था एक मैट्रिमोनियल का निर्माण करे और मध्य प्रदेश के इन बच्चों को वैवाहिक जीवन में भी प्रवेश करने का मौका मिले और सही तरह का मैच मिले, तो और अच्छा रहेगा। कुछ सामाजिक संस्थाएं इन बच्चों में, जो गरीब वर्ग के बच्चे हैं, जिनके पास अवसर कम है, उनको जॉब्स और बाकी सब चीज़ों के लिए अगर व्यवस्था कर सके तो बहुत ही अच्छा निर्णय होगा। कुछ सामाजिक संस्थाएं आ सकती हैं जो कि इन बच्चों को इंजेक्शंस, ग्लूकोमीटर, ग्लूकोमीटर की स्ट्रिप्स भी महंगी आती हैं, इंसुलिन की निडल, इंसुलिन, और समय समय पर डॉक्टरी सलाह में मदद कर सके। क्योंकि ज़्यादा बच्चे तो हैं नहीं,
3-4 हज़ार लोगों के लिए अगर आप करते हैं तो देश का भविष्य यहाँ पे तकलीफ में होता है। तो ये बच्चे बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, खिलाड़ी सब बन सकते हैं। इन बच्चों को बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं। बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, इनको कई खिलाड़ियों को तो गोल्ड मेडल भी मिला है। वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सबसे प्रतिस्पर्धा करते हैं। उनको टाइप 1 डायबिटीज़ है। पर क्या होता है कि यहाँ पे क्योंकि मामला पैसों का आ जाता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि समाज इन बच्चों के लिए आगे आकर अपनी रुचि दिखाए। और जो नेतृत्व है वो सामाजिक संस्थाओं ने करना चाहिए टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जिनको सही मात्रा में, सही समय पे, सही दिशा में इलाज मिल जाए तो ये बहुत अच्छे रहते हैं और सामान्य रहते हैं और देश का भविष्य है। हो सकता है इन्हीं में से कोई आइंस्टाइन निकले, इन्हीं में से कोई एपीजे कलाम निकले, इन्हीं में से कोई बड़ा नेतृत्व करने की क्षमता वाला आदमी निकले। तो अगर वो ऐसा ना हो पाए बीमारी की वजह से तो हमारे देश के लिए बड़ा अन्याय होगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम सब इसमें समेकित रूप से कार्य करें और एक जागृति फैलाने में आगे बढ़ें। तो ये काम केवल मेरे दायरे में रहकर संभव नहीं है। मैं सभी को ऐलान करता हूँ कि आह्वान करता हूँ कि आप आगे आएं और इन बच्चों के लिए हम कुछ मिलकर प्रयास करें ताकि एक समाज में बहुत सुंदर स्वरूप उभर कर आए। धन्यवाद। आशा है आपको मेरी बात समझ में आई होगी।